हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये बहुत ही नया चैप्टर है आप लोगों के लिए। इससे पहले शायद ही आपने इससे रिलेटेड टर्म्स कुछ पढ़े होंगे, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिए। मीन्स यू हैव टू पे योर फुल अटेंशन टुवर्ड्स दिस चैप्टर एंड सी दिस वीडियो ट्वाइस एज थ्राइस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So as our chapter is cell, so first of all basic question is what is cell? The cell is the basic structural and functional unit of life, the smallest or the basic structural and functional unit of life. सबसे छोटी यूनिट जो लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ में all are made up of cell. So this is a process in which cell कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। मतलब सेल जुड़ेंगे, जुड़ करके बनाएंगे टिश्यूज, टिश्यूज जुड़ेंगे, जुड़ करके बनाएंगे ऑर्गन। ये ऑर्गन वर्ड आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल 79 ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब ऑर्गन के ही एग्जाम्पल है। तो ये जो ऑर्गन है ये बेसिकली सेल से मिलकर के बना होता है। ऑर्गन बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, मीन्स व्हेन द ऑर्गन आर जॉइनिंग टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, and when organ system combine they form the living organism like us. We are comprised of many systems like digestive system, circulatory system, respiratory system, reproductive system. Many systems are there in our body. So all these systems are basically starting from cell. So सभी चीजों के पीछे की वजह क्या है? सेल। मतलब सेल नहीं होती तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। मतलब सेल ही क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों किस वजह से हो रहा है? सेल की वजह से हो रहा है। अब ये जो सेल वर्ड हमने इतने पर पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका ग्रीक मतलब होता है रूम। सेल का मतलब होता है रूम, रूम मतलब कमरा, ठीक है। तो जो सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किया गया था तो वो साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। मीन्स रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665. What he was doing, he made his own microscope. He took the bark, means the cork cell that is coming from the bark of the tree, जो पेड़ों की छाल होती है उससे निकलती है। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी की। तो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर स्टडिंग सेल। अगर आपको सेल को देखना है तो सेल बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, तो वो हम ऐसे नहीं देख सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेल के जिनको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, जैसे हो गया एग ऑफ ऑस्ट्रिच, द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट वन। तो ये जो सेल है वो इतने नेकेड, इतने टाइनी होते हैं कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। दूसरी तरफ इसके एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिनको नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे वही मैंने बताया ऑस्ट्रिच का एग, द लार्जेस्ट वन। तो उन्हें स्टडी करने के लिए उन्हें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। सेकेंड थिंग, जो सेल की स्टडी होती है उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। तो जब रॉबर्ट हुक ने अपनी माइक्रोस्कोप से सेल की स्टडी की तो उन्हें पता चला कि दैट दिस इज द मोस्ट बेसिक पार्ट of any living organism, means all living organisms are made up of cell. बट जो उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी वो एक डेड सेल था। तो 1665 से फिर कंटिन्यूअस स्टडी शुरू हुई और 1674 में अदर साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ल्यूएनहॉक। उन्होंने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो जब इनकी डिस्कवरीज हो गई तो उसके बाद बेसिकली द टर्म कम ऑफ सेल थ्योरी। So the cell theory was given by 3 scientists. The name are Sheldon, Schwann and Virchow. These are the name of the 3 scientists, those who have given the theory of cell. They gave that all living organisms on the earth surface are made up of cell. जितने भी living organism है अर्थ के, सबके सब सेल से बने हुए हैं। Second thing, cell is the basic structural and functional unit of life. ये स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है बेसिकली, और फंक्शन भी इन्हीं से ही होते हैं पूरे के पूरे। थर्ड थ्योरी वाज दैट ऑल द सेल्स आर सेम इन केमिकल कंपोजिशन। ऑल द सेल्स आर सेम इन केमिकल कंपोजिशन। फोर्थ वन इज ऑल न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली। दिस इज बेसिकली डन इन द पोर्शन ऑफ सेल डिवीजन। दिस इज बेसिकली डन इन द पोर्शन ऑफ सेल डिवीजन। तो ये थी इनकी सेल थ्योरी। अब इसके बाद जो बारी आती है वो है एक जनरल इमेजिनेशन की। जब स्टडीज होना शुरू हुई तो उसके बाद कुछ इमेजिनेशंस बाहर आई। जैसे ऑर्गेनिजम्स देखा गया, एक एलिफेंट बहुत ही बड़ा और एक माउस बहुत ही छोटा। तो क्वेश्चन अराइज हुए
क्या इनके साइज दोनों के सेम होंगे सेल्स के? इनके सेल के शेप भी सेम होंगे क्या नंबर्स, दोनों के सेल के नंबर्स सेम होंगे? तो ये जो था यहाँ पर क्वेश्चंस, उसके लिए बेसिकली फिर स्टडीज हुई कि व्हाट आर द शेप ऑफ द सेल्स, व्हाट आर द साइज ऑफ द सेल्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ द सेल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पिकिंग अप द नंबर ऑफ द सेल्स. इन नंबर ऑफ द सेल्स देयर आर टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि का मतलब होता है वन, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन. So those organisms which are made up of only single cell, they are coming under the category of unicellular organism, like amoeba, bacteria, paramecium. They are unicellular. Euglena is also coming under that category. Now second is multicellular. Multicellular में plant cell, animal cell, they are all coming under the category of multicellular organisms. अब इसके बाद बारी आती कि अब शेप कैसा होगा सेल का, साइज कैसा होगा सेल का. तो जो शेप होता है वो बेसिकली फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो जो पर्टिकुलर सेल है वो किस टाइप का फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है. अगर वो नर्व सेल तो वो एलोंगेटेड रहेगा, अगर वो रेड ब्लड सेल है तो वो राउंड शेप्ड रहेगा, अगर वो मसल सेल्स है तो मसल सेल्स हमारी स्पिंडल होती हैं, ऐसे रोल्ड रहती हैं, अगर वो स्केलेटल सेल्स है तो वो क्यूबॉइडल शेप में रहेंगे. तो ये क्या होता है, इनके बेसिकली शेप्स पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा फंक्शन वो प्रोवाइड कर रहे हैं. अब सेकेंडली इनकी साइज भी बेसिकली इनके फंक्शंस पे ही डिपेंड करता है. जैसे हमारी बॉडी में जो हमारे नर्व सेल है, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल. जो नर्व सेल है दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल. अब ये नर्व सेल होती क्या बेसिकली, इनका काम होता है फंक्शंस प्रोवाइड करने का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, कि हमारी बॉडी में जो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बना हुआ है. अब लार्जेस्ट सेल मैंने बता दिया कि दैट इज द सेल या एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ये जो ऑस्ट्रिच का एग होता है दैट इज द लार्जेस्ट सेल. तो अगर वो एलिफेंट और माउस वाली बात हुई तो अब वो क्लियर हुई कि जो माउस के सेल हैं और जो एलिफेंट के सेल हैं उनका साइज सेम ही होगा, बस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा सेल कैसा फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है. तो साइज उस पर डिपेंड करेगा, ना कि एलिफेंट बहुत बड़ा है तो उसके सेल्स भी बड़े बड़े होंगे, ऐसा नहीं है. उसके सेल्स भी सेम साइज के होंगे, बस ये फंक्शंस पे डिपेंड करता है कि वो सेल कौन सा फंक्शन प्रोवाइड कर रही है. तो वो पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करने वाले सेल का साइज ही डिपेंड करेगा. ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी बहुत बड़ी है तो सेल बहुत ज्यादा होंगे, या फिर सेल के साइज भी बड़े बड़े होंगे. सेल के साइज उतने ही होंगे. सेल के साइज कब वेरी करते हैं, फंक्शंस के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं. अब इसके बाद हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि सेल के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. तो बेसिक कंपोनेंट्स में देखिए, सेल में दो टाइप के कंपोनेंट, मतलब दो पार्टीशन है. एक होता है एनिमल सेल का पार्टीशन, दूसरा होता है प्लांट सेल का पार्टीशन. तो इसको स्टडी कैसे की जाएगी एनिमल सेल और प्लांट सेल के लिए. तो सपोज आपको एनिमल सेल की स्टडी करनी है तो सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप जरूरी है. दूसरी चीज, जिस स्लाइड्स पे आप वर्क करेंगे, स्लाइड्स में आप स्पेसिमेन रखिए. स्पेसिमेन मतलब जिस चीज की स्टडी करने वाले हैं, कि वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, उसके पीसेस को कट करिए छोटे में, उस स्लाइड के ऊपर रखिए. रखने के बाद फर्स्ट चीज क्या करनी है, आपको वहां पर स्टेनिंग करनी पड़ेगी. स्टेनिंग का मतलब होता है कलरिंग करना. कलरिंग क्यों जरूरी है, कलरिंग इसलिए जरूरी है कि जब आप माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको हर कंपोनेंट अलग अलग दिखे. तो स्टेनिंग के लिए बेसिकली हम मिथाइलिन ब्लू, सैफ्रोनियम और भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं जिनका यूज करते हैं. फिर उसे कवर स्लिप से पूरा पैक कर दीजिए. ऊपर से इस प्रोसेस को बोलते हैं माउंटिंग. और फिर आप माइक्रोस्कोप से रख के आप स्टडी कर सकते हैं कि सेल्स में कैसे कंपोनेंट होते हैं. तो सपोज अगर आपने किसी एनिमल सेल की स्टडी करना शुरू किया, कि आपने एक एनिमल सेल लिया स्लाइड में, उसके ऊपर आपने कलर डाले, स्टेनिंग की, और फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो एनिमल सेल कुछ ऐसा दिखेगा. कैसा दिखेगा, कुछ राउंड शेप का दिखेगा. अब इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे बेसिकली जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो तीन होते हैं. एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको हर टाइप की सेल में मिलेगा, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो. सेकेंडली, दिस डेंस स्ट्रक्चर, दिस इज न्यूक्लियस, ये भी आपको हर टाइप के सेल में मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. जो पूरा फंक्शन होता है वो न्यूक्लियस से होता है. और थर्ड थिंग इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म मतलब ये अंदर जेली लाइक सब्सटेंस. तो देखिए, अब जो बेसिक तीन कंपोनेंट है उनके बारे में बात करते हैं. पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हम यहाँ जो देख रहे हैं ये क्या है, हमारी एनिमल सेल है. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये पोर्स वाली मेम्ब्रेन होती है. ये ऐसी लेयर है जिसमें होते हैं पोर्स.
तो ये पोर्स क्या करते हैं बेसिकली, जो बाहर से मटेरियल आ रहे हैं उनको एंट्री देना, और जो अंदर से वेस्ट मटेरियल जा रहे हैं उन्हें एग्जिट देना। मतलब एंट्री और एग्जिट का काम कहाँ से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स से बनी होती है और इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट समटाइम अलाउज द मूवमेंट ऑफ the particles in or out, and sometimes stops the movement of the particle as well. Those who are not important, it will not allow them to come in. So plasma membrane का काम क्या है, अंदर बाहर करना सब्सटेंस को। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो सब्सटेंस को इन करने की मदद करते हैं, सब्सटेंस को बाहर जाने में मदद करते हैं। दूसरा जो हमने पढ़ा वो है साइटोप्लाज्म। ये जो पूरा अंदर स्ट्रक्चर भरा हुआ है, देखिए जितने भी आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसी होती है, जेली जैसी होती है, जो बेसिकली क्या करती है, सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है अंदर से। दूसरी चीज, जितने भी ऑर्गेनलीज हैं अंदर सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि कोई किसी से जाके मर्ज ना हो और सबको बराबर अपनी जगह डिस्टेंस मिलते रहे। नाउ द थर्ड बेसिक थिंग इज दिस न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। ये भी हर सेल में प्रेजेंट होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। तो दिस इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ द सेल, अ डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। जो पार्ट होता है, देखिए बीच में एक सेंटर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। फिर उसके बाद यहाँ कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है वैसे न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड थिंग इज दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन होता है बेसिकली, जिसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनमें होते हैं जीन्स। दे बेसिकली कैरी जीन्स इन देम, एंड जीन्स इज द यूनिट ऑफ इनहेरिडिटी। जो जीन्स होते हैं वही पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, जिसके कारण हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे मदर या फादर किसी से मैच करती है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर में जो क्रोमोसोम्स है उसमें जो होते हैं जीन्स, जो बेसिकली पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इसके अंदर के कंपोनेंट। तो जो क्रोमोसोम्स मैंने बोले, क्रोमोसोम्स बेसिकली आर 46 इन ह्यूमन बॉडी, इन 23 इन पेयर्स। मतलब 23 के पेयर्स में 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया कि इसमें पोर्स होती है, वैसे ही यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर में जो होती है वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी पोरस होती है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल इन हो रहे हैं और जो बाहर मटेरियल आउट हो रहे हैं वो इसी पोर्स की मदद से इन आउट हो पा रहे हैं। तो अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हम उसके बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं किसी भी सेल को, और उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं हम प्रोकार्योटिक्स एंड यूकार्योटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर प्रोकार्योटिक की बात करूं बेसिकली, सो प्रोकार्योटिक मीन्स those who do not have well defined nuclear membrane, those who do not have well defined nuclear membrane। मतलब अगर आप प्रोकार्योटिक सेल को देखेंगे तो उसमें ये जो न्यूक्लियस का गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वो वैसा नहीं दिखेगा, उसमें जो ये मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है। तो उससे क्या दिक्कत होती है, ये जो अंदर का पूरा प्रोडक्ट है वो बाहर पूरा साइटोप्लाज्म में फैले रहता है, बाहर पूरा साइटोप्लाज्म में फैले रहता है। सेकेंड थिंग इज यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक एनिमल सेल। They have well defined nuclear membrane. This nuclear membrane is providing the particular shape to the nucleus. Those who do not have that nuclear membrane, those who do not have nuclear membrane, they don't have the particular perfect shape. So this is the difference between prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic do not have nuclear membrane, do not have well defined nuclear membrane. Eukaryotic cell have well defined nuclear membrane. So this is the portion of nucleus. Now the different organelles that are present in the cytoplasm, we call them organelles basically. अब इनके क्या क्या functions होते हैं देखिए, अब मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगा। See here this structure first of all.
This is a double membrane structure and it is called mitochondria. It is called mitochondria. Basically, this is the powerhouse of the cell. All the cellular respiration is taking place inside this mitochondria. And it is also called as powerhouse of the cell. इसे और क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. मतलब जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही है, हमारी सेल को मिल रही है, वो मिल पा रही है बिकॉज ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया. तो इसमें एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. उसी को सेल की एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं. किसे? ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सेकेंडली, यहां है गोल्गी अपैरेटस. तो देखिए, गोल्गी अपैरेटस के फंक्शन को बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन को. मैंने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होते हैं पोर्स. तो जो मटेरियल इन और आउट होते हैं वो किसकी मदद से होते हैं? ये न्यूक्लियस के जो बॉडी है वो किससे कनेक्टेड रहती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ. स्मूथ में लिपिड सिंथेसाइज होता है, रफ में राइबोसोम्स सिंथेसाइज होते हैं. तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, छोटे छोटे, एंड दे आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन जो होता है, जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, प्रोटीन को वही बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल. या फिर जो हमारी बॉडी को तुरंत रिपेयर करने का काम करता है. कहीं भी स्क्रैचेस लगते हैं तो अगर बॉडी फुल ऑफ प्रोटीन है तो तुरंत वो स्क्रैचेस जल्दी जल्दी भरने लग जाते हैं. तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस राइबोसोम. दे आर कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम सिक्रीट होते हैं, स्मूथ में लिपिड सिक्रीट होते हैं. तो जब ये न्यूक्लियस से जो भी मटेरियल इन और आउट हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल आउट हो, तो वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. अब इसके बाद जो मटेरियल मुझे कहाँ भेजना है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर या फिर दूसरे ऑर्गेनेलीज को ट्रांसफर करना है. तो वो ट्रांसफर करने का काम करती है हमारी गोल्गी अपैरेटस या फिर गोल्गी बॉडी. दिस इज कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ द सेल. इसका बेसिकली काम होता है बॉडी से ऑर्गन के अंदर, मतलब सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको ट्रांसफर करने का, या फिर सेल के बाहर या सेल के बाहर से कोई कंपोनेंट अंदर आ रहा है तो उसे न्यूक्लियस तक ले जाने का काम किसका होता है? गोल्गी अपैरेटस का. ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका काम होता है बेसिकली सेक्रेटरी का, कि ये यहाँ से सामान लेगा, कहाँ लेके जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सामान लेगा और कहाँ लेकर के आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसके वाया न्यूक्लियस के अंदर. तो दिस इज वर्किंग एज अ सेक्रेटरी. फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, वैक्यूल. वैक्यूल मतलब खाली जगह. वैक्यूम स्पेस क्रिएट करना. ये स्पेस किसके लिए क्रिएट होता है? जो भी फूड मटेरियल्स आ रहे हैं, वाटर सब चीजें, उसको क्या करना? सिक्रीट करके रखने का. बेसिकली जो इसका साइज होता है वो एनिमल सेल में काफी छोटा होता है, और जब हम प्लांट सेल पढ़ते हैं तो प्लांट सेल में बहुत ही बड़ा साइज होता है इसका. अब इसके बाद आएगा आपका लाइसोसोम्स. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है डाइजेस्टिव बैग है. क्या है ये? पूरा का पूरा डाइजेस्टिव बैग. सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, जितने भी डेड मटेरियल्स हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको क्लीन करने का काम लाइसोसोम्स करता है. तो इसे डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है. इसके अंदर होते हैं बहुत एंजाइम्स. तो कभी कभी एंजाइम्स क्या होते हैं, जब वो डाइजेस्टिव बैग निकल करके क्लीन करने का काम करते हैं, तो एट सम टाइम व्हेन दे आर क्लीनिंग दे आर गेटिंग बर्स्ट, एंड व्हेन दे गेट बर्स्ट दे ईट देमसेल्फ. वो खुद को भी खा लेते हैं. दैट्स व्हाई दे आर समटाइम्स कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स. तो व्हेन द क्वेश्चन विल कम which organelle is called suicidal bag, the answer will be lysosomes. When the question will come which organelle will work as a factory of protein, the answer will be ribosomes. Now when the question will come which organelle will work as a powerhouse of the cell, then the answer will be mitochondria, which is called semi-permeable plasma membrane. One more organelle is present here, that is only present in animal cell. This is centrosomes. It basically help in cell division. जो सेल की डिवीजन होती है, जिससे सेल ग्रोथ करना शुरू करता है, वो बेसिकली किसमें होता है? सेंट्रोसोम्स में. और ये प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल. अब देखिए, हमारी सेल्स जो है लिविंग है, तो वो लिविंग कंपोनेंट क्या है सेल के अंदर? वो होता है प्रोटोप्लाज्म.
वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो अंदर का पूरा कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का 70% और 30% जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये बेसिकली पूरा 100% मिलकर के बनाता है प्रोटोप्लाज्म। तो इफ द क्वेश्चन विल कम दैट व्हाट इज द लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, दैट प्रोवाइड्स द बेसिकली द लिविंग सब्सटेंस। तो दिस इज कॉल्ड एनिमल सेल। अब कुछ डिफरेंसेस हैं एनिमल और प्लांट सेल में। वो डिफरेंसेस है बेसिकली, फर्स्ट इज दैट सेंट्रोसोम जो सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब होता है कि देखिए जैसे प्लांट जो है उनकी रूट्स फिक्स हैं, ह्यूमन बींग्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स आते हैं उनकी रूट्स फिक्स नहीं होती है, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उनकी रूट क्या होती है, फिक्स होती है। तो रूट फिक्स होने के कारण अगर कभी फिजिकल कंडीशन या फिर जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, रेनफॉल हो रहा है, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो हम तो किधर किधर भी जाके अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। वी कैन सर्वाइव अवर सेल्फ, वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ by moving here and there, by providing any shelter. But the plants, as their roots are fixed, so they are immobile, means they cannot move anywhere. So for their protection from these harsh conditions and for their stiff or rigidity or their tough structure, they have cell walls in them. So cell wall provide them the protection and the rigidity in their structure. Second thing, they have ribosomes they have plastids in them. जो प्लास्टिड्स होते हैं वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो कलर्ड पिगमेंट होते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो कलर्ड पिगमेंट होते हैं। तो प्लास्टिड्स की बेसिकली लेयर्ड मेम्ब्रेन, वैसे ही प्लास्टिड्स भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। उसके 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। पहला पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। देखिए क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो जो पहला है क्लोरोप्लास्ट बेसिकली होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हम सभी जानते हैं दैट दे आर द बेसिक सोर्स, दे आर ग्रीन इन कलर एंड दे प्रोवाइड द सरफेस फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट। अदर देन ग्रीन कलर, all the colors that the plant is having in its flower and its fruit, this is because of chromoplast. Like red color of tomato, orange color of that orange, every other color except green color is coming under because of that chromoplast. ये जो different colors होते हैं ये कभी कभी insects को या flies को अपनी तरफ attract करने का भी work करते हैं। Third is leucoplast. Leucoplast is basically colorless and it is helpful in storing the things like protein, starch, all the things they are helpful in storing the things. तो ये जो है ये कुछ डिफरेंसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पेपर में आता भी है कि हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स बट द बेसिक इज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट absent in animal cell. Plastids are present in plant cell but absent in animal cell. Vacuole size is bigger in plant cell but smaller in animal cell. And cell difference. So this is the whole chapter. This is the whole chapter. तो अब इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखने की कोशिश करिएगा। काफी बड़ा वीडियो बन चुका है, लेकिन फिर भी आप 2 से 3 बार देखने की कोशिश करिएगा। You will get each and everything in your mind, but you have to remember each and everything because these organelles as looking as simple, but they are quite complicated sometimes. So by looking the video, by going through the video twice or thrice, each and everything will get memorized or get saved in your mind. Thank you.